नमस्कार, एडी स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये आपकी सीडीपी की क्लास है, बाल विकास से संबंधित, और सीटेट वालों के लिए है। देखिए, मैं आपको फर्स्ट सेकंड पार्ट सीडीपी का करा चुका हूँ और उसी से संबंधित मैंने ये प्रश्न उसमें से छांटे हैं। अब मैं इन प्रश्नों को ले रहा हूँ, आप भी देखते जाइए हमारा कितना सही हो रहा है। तो पहला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठाचार्य शब्दावली खाली जगह डॉट डॉट की ओर संकेत करती है। किसकी ओर संकेत करती है? शिक्षा पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। सी है मूल्यांकन प्रक्रिया। डी है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठाचार्य शब्दावली। तो यह है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन क्या करते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं। तो इसलिए यहाँ क्या है, बी विकल्प यहाँ पर सही है। राइट आंसर क्या है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है भाई। प्रश्न नंबर 2 है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर और शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो यहाँ जो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है वो आप विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, इसलिए इसका बी विकल्प सी विकल्प इसका सही है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। यानी इसमें आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए यहाँ ये थोड़ी खाली जगह है, के लिए के बाद ये खाली जगह है, के प्रति रोचक होना चाहिए। तो यहाँ विकल्प दिए हैं, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना तब रोचक बना पाएंगे, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थियों की उपाधि देना। सी है इसमें शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। चौथा है प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो यहाँ जो विकल्प है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए यहाँ पर आपका विद्यार्थियों को बुद्धिमान एवं औसत विद्यार्थियों की उपाधि देना। तो यहाँ क्या है, बी विकल्प इसका सही है। राइट आंसर क्या है, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 देंगे। यहाँ थोड़ा सा प्रतिभाशाली से आगे, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो इसमें जो आपका इसके आगे है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, जिज्ञासा, अभिव्यक्ति में नवीनता। तो यहाँ दूसरों के साथ झगड़ना ये क्या नहीं है, प्रतिभाशाली होने के संकेत नहीं है। यानी प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं है, दूसरों के साथ झगड़ना। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, बी। अगला देखेंगे क्वेश्चन। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि, ये क्या दर्शाता है, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। वही विद्यालय में जो शिक्षक हैं वो ज़्यादा टाइम देते हैं बात करने के लिए। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो देखिए, विद्यालय कोई भी विद्यालय हो, वो क्या नहीं, ये नहीं कहेगा कि बच्चे बात करें, वो क्या कहेंगे कि जो भी विद्यालय का रूल्स हैं उनको फॉलो करें। तो ये तो आता नहीं है कि बात करें, तो ये क्या है, गलत है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ये भी नहीं होती है। भाई पढ़ने के लिए आते हैं तो पढ़ें। कृतिका को अपना घर पसंद नहीं है, भाई ये भी नहीं है, क्योंकि सभी को अपना घर पसंद होता है। अगला, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। हाँ, ये सही है, उसके विचार
विचारों को क्या है, विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए ये विकल्प यहाँ पर इसका डी सही है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? देखिए भाई, मैं मैराथन में मैंने कराया था इसमें क्षमता, यानी एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को क्षमताओं को समझने, यानी क्षमता को समझने विद्यार्थी में कितनी कैपेसिटी है उसका क्या, निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? शिक्षा, समाजशास्त्र, समाज दर्शन, और इन्होंने दिया है मीडिया हो गया इसमें, मीडिया मनोविज्ञान, और डी है इसमें शिक्षा मनोविज्ञान। तो भाई यहाँ जो विकल्प है वो क्या है? डी यहाँ पर सही है। कौन सा? शिक्षा मनोविज्ञान। एक शिक्षक क्या है? एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए, वो किसके द्वारा? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। तो चलिए यहाँ पर क्या है? डी विकल्प सही है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? यानी प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? यानी पढ़ने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अतिमानक भाषा पढ़ने में दक्षता। तो यहाँ क्या है? धैर्य और दृढ़ता। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण है वो है धैर्य और दृढ़ता, इसलिए यहाँ विकल्प क्या है? बी के साथ जाएगा। राइट आंसर इसका क्या है? बी है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ करता है। वह अवस्था जब बच्चा क्या है? तर्क रूप में वस्तुओं व घटनाओं के विषय में क्या करता है? चिंतन आरंभ करता है, शुरू कर देता है। तो इसमें संवेदी प्रेरक अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो जो बच्चा तर्क करने की अवस्था होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसलिए यहाँ डी विकल्प यहाँ पर इसका सही है। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या समूह पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? देखिए, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। दूसरा, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें। सी, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। डी, अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। भाई इसमें जो सी है, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समय पर चर्चा करनी चाहिए, ये इसका राइट आंसर है। जब तक हम इस बिंदु पर नहीं जाएंगे तो क्या होगा? तो हमारे बच्चे क्या हैं? वो सही दिशा में नहीं जा पाएंगे। इसलिए अभिभावकों को शिक्षक के साथ बात करनी चाहिए समय समय पर। जैसे पेरेंट्स मीटिंग होती है, क्यों बुलाया जाता है स्कूल में? इसीलिए बुलाया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर इसका क्या है? सी है। बच्चों के बौद्धिक विकास को 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। किसके द्वारा की गई थी? पियाजे के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कोलबर्ग, स्किनर द्वारा, एरिक क्वेश्चनर द्वारा और पियाजे द्वारा। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? डी है, पियाजे के द्वारा की गई थी। निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य ही आते हैं? देखिए, सक्रिय सदस्य आते हैं वो किशोरावस्था होती है, ना कि प्रौढ़ावस्था, न पूर्व बाल्यावस्था, न बाल्यावस्था। तो यहाँ क्या है? ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास कभी न समाप्त होने किससे संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली, यहाँ पर ये कट गया है, होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली
समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो ये किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो यहाँ जो आंसर है वो विकास क्या है, कभी खत्म नहीं होगा, तो ये निरंतरता की तरफ जाएगा। निरंतरता का ये सिद्धांत है, इसलिए यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन इसका सही है। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? देखिए इसमें निगेटिव पूछ रहा है, बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेरण करने की क्षमता रखता है। सी है वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है। डी वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो देखिए वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, भाई रटना नहीं है, उसको क्या करना है, समझना है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है। ये यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका सही है। राइट आंसर क्या है, ए। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के साथ संबंधित नहीं है? यानी सामाजिक अनुबोध अथवा सराहना की आवश्यकता और संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकलना और सांध्य यानी संगीत की आवश्यकता। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो देखिए आवश्यकताओं के साथ समाज से भी संबंध है, उसका अनुमोदन एवं सराहना की उसको आवश्यकता है। बच्चा बताया तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो उसको क्या सराहना कर रहे हैं कि तुमने ये किया, उसको क्या कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ये भी आवश्यकता है। परंतु यहाँ पर जो सी ऑप्शन है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये यहाँ पर क्या है, ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, सी है। ये कह रहे हैं पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? पियाजे ने किस अवस्था में बताया कि बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तर्क चिंतन करना आरंभ कर देता है? वो अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ये 7 से 11 वर्ष है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है 11 वर्ष से ऊपर है। संवेदी प्रेरक अवस्था है 0-2 वर्ष से, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष तक। तो इसमें जो तर्क करना स्टार्ट कर देता है बच्चा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसमें बच्चा क्या है, तर्क करना स्टार्ट कर देता है, ये पियाजे ने कहा है। तो पहला इसका ऑप्शन क्या है, पहला ए ऑप्शन इसका सही है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा क्या है, तर्क करना स्टार्ट कर देता है। देखिए खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, ये सभी। तो यहाँ क्या है, पूर्व बाल्यावस्था। यहाँ जो पूर्व बाल्यावस्था है ये इसका राइट आंसर है। पूर्व बाल्यावस्था में राइट आंसर इसका क्या है, पूर्व बाल्यावस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? अभी क्या पूछा था, खिलौने की आयु कहा जाता है। अब ये पूछा है निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, दल समूह में रहने की अवस्था, बच्चे रहते हैं, अनुकरण करने की अवस्था, ये भी है, प्रश्न करने की अवस्था, ये भी है, खेलने की जो अवस्था है वो पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, डी ऑप्शन इसका सही है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किन आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो देखिए यहाँ क्या है, जो डी ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि वो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र सब में क्या है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं
कि किस तत्व में आवश्यक परिवर्तन समझ लगता है, तो वो परिवर्तन है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो राइट आंसर क्या है? डी है इसका। विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ है परिवर्तनों के उत्तरोत्तरक श्रृंखला, अभिप्रेरणा की फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तरक श्रृंखला, सी अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, और डी है परिपक्वता एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला। तो यहाँ जो सी ऑप्शन है अभिप्रेरण एवं विकास, क्या है? विकास का अर्थ क्या है? अभिप्रेरणा एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो राइट आंसर क्या है इसका? सी। राइट आंसर क्या है? सी। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने व बढ़ावा देने से नहीं होता। विकास सांस्कृतिक प्रभावों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, विकास उकसाने व बढ़ावा देने से नहीं होता, ये यहाँ पर गलत है। बच्चों को उकसाना भी पड़ता है, बढ़ावा भी देना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है? बी ऑप्शन इसका सही है। राइट आंसर क्या है? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए प्रयुक्त नहीं है? सामान्य खेतों के लिए, यहाँ सामान्य खेलों का है, सॉरी खेत हो गया यहाँ पर, खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। दूसरा है पुरुषोचित तथा स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं की प्राप्ति करना। तीसरा है सी व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। डी है अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो उपयुक्त नहीं है पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? बी। क्या है? बी। सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्राय सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। कुछ मिलाकर हानिकारक होता है। दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। लाभकारी या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया। तो ये यहाँ पर जो डी ऑप्शन है इसका, जो इसका ये है सामान्यतः परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्राय लाभकारी है या हानिकारक है, इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ क्या है? डी ऑप्शन इसका सही है। राइट आंसर क्या है? डी। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? तो सकारात्मक मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेख निकालना, बंद करना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या है? सकारात्मक दंड यहाँ पर है मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों ने उपहास कर दिया। तो यहाँ पर क्या है? ये सकारात्मक दंड है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? नंबर 1 है दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, और डी है संदेह के साथ समझ स्थापित करना। तो यहाँ क्या है? यहाँ आपका पहला ही ऑप्शन सही है, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। तो यहाँ क्या है? पहला ही ऑप्शन इसका सही है। ठीक है भैया आगे बढ़ते हैं। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना आरंभ करते हैं धर्म में, ये गलत हो गया है,
तीन रवान में, मानव शरीर में और विद्यालय में, सॉरी। तो यहाँ देखिए 6 से 10 साल का बच्चा विद्यालय में क्या करता है, रुचि लेना आरंभ कर देता है। तो यहाँ क्या है, राइट आंसर क्या है, विद्यालय में डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांश छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। तो ये किसके द्वारा है, गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, और आपका है ये व्यवहारवाद सिद्धांत। तो इसमें जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है ये इसका राइट आंसर है। चलिए, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है। जब ये चले जाते हैं तब कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है। तो देखिए इसमें दिया है, यहाँ प्रेक्षण है पहले नंबर पे, प्रेक्षण, दूसरा विस्थापन, तीसरा प्रतिक्रिया निर्माण, चौथा है उत्तरदात्रीकरण। तो यहाँ पर जो है वो बच्चा क्या है, विस्थापन के उसमें आता है। तो यहाँ सही आंसर क्या है, बी है इसका। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है ताकि अति सुंदर किया जा सके। नंबर 1, दूसरों को, उद्देश्यों को, प्रेरकों की और आवश्यकताओं को। तो यहाँ क्या है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि अति सुंदर किया जा सके आवश्यकताओं को। तो यहाँ पर क्या है, डी ऑप्शन इसका सही है। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। ये आपका क्वेश्चन रेट में पूछा गया है 2011 में। तो शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की अभिन्नता और अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो इसमें देखिए विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या है, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। ये यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है या किसी विशिष्ट समय के विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य किया जाता है। और डी है आपका, स्थानीय स्तर पर रोज़मर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक संसाधन किया जाता है। तो यहाँ देखिए व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंसाधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें यही कथन सही है, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। तो यहाँ क्या है, सी विकल्प इसका कैसा है, सही है। राइट आंसर क्या है, सी है। अगला प्रश्न है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है क्या आवश्यक है, कम अवधि की परीक्षा में अंतरण। दूसरा है विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो यहाँ क्या है, दबाव को कम करने एवं परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। तो पहला ही यहाँ ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य है, देखिए मूल्यांकन का उद्देश्य है बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, सी अधिगम की कठिनाइयों व समस्याओं वाले क्षेत्रों का पता लगाना, डी उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का
पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो यहाँ क्या है, उत्पादन, जो डी वाला ऑप्शन है, मूल्यांकन का उद्देश्य है उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना है। तो यहाँ क्या है, डी ऑप्शन इसका सही है। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। देखिए, पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, ये सभी, तो ये सभी इसका ऑप्शन सही है, क्योंकि ये सभी है, पर्यावरण के साथ भी है, जीवन के साथ भी है, प्रकृति के साथ भी है। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। जो शिशुओं का शब्द भंडार है दूसरे वर्ष में हो जाता है। ए 100 शब्द, बी 60 शब्द, सी 50 शब्द और 10 शब्द। तो यहाँ पर क्या है, जो पहला ऑप्शन है 100 शब्द, ये इसका राइट आंसर है। दूसरे वर्ष तक जो शिशु का शब्द भंडार है वो क्या है, वो आपका 100 शब्द तक हो जाता है। जैसे 2 वर्ष का लगभग, जैसे 18 माह का बच्चा होता है, उस 18 माह के बालक का शब्द भंडार शब्द यानी 10 से ऊपर का दिया है, परंतु 2 वर्ष का बालक है उसका शब्द भंडार 272 वर्ड है। ऐसे ही 2.5 वर्ष का बालक है 450 शब्द भंडार है। तो अलग अलग उसमें दिए हुए हैं, परंतु हम यहाँ क्या मानते हैं, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार 100 शब्द है। ये यहाँ पर क्या है, राइट आंसर इसका क्या है, ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है। शर्म, अरे उसमें समझदारी आ गई। शर्म और गर्व जैसी अवस्थाएं, जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है, वो भाई बाल्यावस्था में होता है। इसलिए यहाँ बी ऑप्शन इसका सही है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। शैशवावस्था की मुख्य अवस्था क्या नहीं है, मुख्य विशेषता नहीं है, क्या नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, भाई ये तो बहुत है। जिज्ञासा भी है और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी है, ये भी है। चिंतन प्रक्रिया नहीं होती है बच्चों में शैशवावस्था में। तो यहाँ क्या है, डी ऑप्शन इसका सही है। राइट आंसर क्या है, डी। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। कॉलबर्ग, स्किनर, पियाजे, हार्लॉक। किसके अनुसार है विकास, ये किसने कहा है, ये भाई तुम्हारा स्किनर ने कहा है। सी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि विकास क्या है, एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है जो धीमे धीमे चलती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालवा अवस्था होती है कब से, 5 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, और डी कोई नहीं। तो बालवा अवस्था होती है वो बी यहाँ पर सही है, 12 वर्ष तक होती है बालवा अवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था, तो ये क्या है, अधिगम एवं वृद्धि, अव्यक्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ क्या है, जो अधिगम एवं वृद्धि है ये पर्सनैलिटी के उसमें आते हैं। व्यक्तित्व विकास की क्या है, अधिगम एवं वृद्धि। तो यहाँ क्या है, ए ऑप्शन इसका सही है। चलिए, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है किससे, ज्ञान वृद्धि से, संवेग में वृद्धि से, वजन में वृद्धि से, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो यहाँ डी ऑप्शन है, आकार, सोच, समझ, कौशल, वृद्धि, ये इसका राइट आंसर है। परिपक्वता का संबंध है, परिपक्वता का संबंध है विकास, वृद्धि, सृजनात्मकता, रुचि। तो परिपक्वता का संबंध है आपका विकास से यहाँ, इसलिए इसका ए विकल्प सही है। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है, शैशवावस्था, किशोरवावस्था, बालवावस्था और वृद्धावस्था। तो यहाँ जो बच्चा तनाव महसूस और क्रोध करता है वो किशोरवावस्था होती है, इसलिए यहाँ बी ऑप्शन इसका सही है। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। यहाँ देखिए रुचियाँ दी हुई हैं, वो विधियाँ दी हुई हैं। बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधियाँ करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। आप गतिविधियों में बच्चों को शामिल करेंगे या बच्चों को स्वयं गतिविधियाँ करने के लिए
देंगे। तो यहाँ जो डी ऑप्शन है, बच्चों को स्वयं रुचि बनाए रखने के लिए जो ये विधि है, बच्चों को स्वयं गतिविधि यानी उन्हें गतिमान बनाएंगे, उन्हें गतिविधि देंगे, करने के लिए देंगे। तो यहाँ पर ये सही ऑप्शन है। ये 2011 सीटेट और टेट दोनों में आया था क्वेश्चन। तो यहाँ कौन सा डी ऑप्शन इसका सही है। एक बच्चे की मानसिक आय 12 वर्ष एवं वास्तविक आय 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्ध क्या होगी। तो उसकी बुद्धि लब्ध होगी, यहाँ पर जो सी ऑप्शन है आपका 120। मैंने उसमें मैराथन क्लास में आपको इसका फॉर्मूला भी बताया है। अब देखें आगे वाला सेवन। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल अवप्रेरण स्मृति समायोजन। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र है वो स्नायु मंडल है। ये यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही है। मूल्यांकन किया जाना चाहिए, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे। पता लगता है कि बच्चे की उपलब्धि का, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है। तो यहाँ जो सी ऑप्शन है, बच्चे के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, तो मूल्यांकन किया जाता है वो बच्चे के सीखने का स्तर का ज्ञान होता है, इसलिए किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, सी ऑप्शन इसका सही है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है। शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। तो वृद्धि होती है शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। तो ये यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नंबर 1 वंशानुक्रम, 2 परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त समस्त। तो यहाँ उपरोक्त समस्त हैं, ये मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वंशानुक्रम भी है, परिवार का वातावरण, भाई तुम पढ़ने बैठे बच्चे रो रहे हैं, या तुम पढ़ने बैठे कोई कह रहा है कि ये काम करूं, या तुम्हारा मन कहीं दूसरी जगह है। परिवार की सामाजिक स्थितियां ये भी है। तो यहाँ पर जो विकल्प है वो उपरोक्त सभी के साथ जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी संक्रियात्मक जो अवस्थाएं होती हैं, पियाजे के संक्रियात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्थाएं होती हैं जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 16 वर्ष। तो जो संक्रियात्मक अवस्थाएं होती हैं वो जन्म से 2 वर्ष। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है इसका वो सही है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, हाँ भाई लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। बी लड़कियों यानी लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है। डी सामान्य लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो यहाँ जो सी ऑप्शन है, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है, तो ये यहाँ पर कथन सही है। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। भाई पूर्व ज्ञान नहीं होगा कैसे काम चलेगा, विद्यालय तक कैसे जाएंगे। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। डी बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। अरे ऑप्शन यार, सॉरी एक सेकंड, हमने दूसरे का बता दिया। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि में से कौन सा कथन सत्य है। तो बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, ये इसका पहला सही है। और मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित हो। तो ये इसका राइट आंसर ए इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का प्रति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चों का सर्वांगीकरण विकास, पढ़ाना एवं लिखाना
लिखना सीखना और बौद्धिक विकास। तो यहाँ क्या है, डी ऑप्शन सही है, बच्चे का सर्वांगी का विकास। तो बी ऑप्शन इसका सही है। बच्चे की बुद्धि लब्ध 90 से 110 के मध्य है, वह क्या है, सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि और प्रतिभाशाली। देखिए ये यूपी टेट 2011 में भी पूछा गया है। तो ये क्या है, सामान्य बुद्धि के उसमें आएगा। तो यहाँ क्या है, ए ऑप्शन इसका सही है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है, क्या है भाई, सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इसमें जो सी है, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, ये इसका ऑप्शन सही है। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय पश्चात या तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। तो जो बच्चे की जिज्ञासा है, फुर्सत का तो भाई टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको जिज्ञासा कब है तब तक वो भूल जाएगा। तो क्या है, उसकी जिज्ञासा को तत्काल उसमें लेना चाहिए, संज्ञान में शिक्षक को क्या लेना चाहिए, तत्काल उसको लेना चाहिए और उसकी जिज्ञासा को पूर्ण करना चाहिए, बताना चाहिए। तो यहाँ क्या है, डी ऑप्शन इसका सही है। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बात करेंगे, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए जो यहाँ पर ये ऑप्शन है, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, ये यहाँ पर सही ऑप्शन है। राइट आंसर इसका डी है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो ये क्या है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? भाई कौन सा कथन सर्वोत्तम है इसमें? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कैसा होता है, उसको जैसा बनाना चाहोगे वो वैसा बन सकता है, इसलिए यहाँ क्या है, बी ऑप्शन इसका सही है। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा और लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए। इसके द्वारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। देखिए जो शिक्षक को होना चाहिए अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का ही होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ क्या है, विकल्प इसका डी सही है। देखिए आज का जो सेशन रहा वो हमने इतने ही क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। देखिए इस तरह का हमारा क्लास पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी क्लास पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जिससे हमारे और भी जो वीडियो आएंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेंगे और आप उनको देख पाएंगे। धन्यवाद। स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू।